Good evening, students. So, this is the part 11th of our special lecture series on Rajasthan APO 2026. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon Arms Act 1959. एंड जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन किया था कि मैं जो भी नोट्स वगैरह हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ. जल्दी ही मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने माइनर लॉज हैं इनका भी लाइक आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, जो आपके मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा. ये मैं प्रॉबेबली कर दूँगा जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है. तो मेंस के लिए मैं स्पेसिफिकली उन नोट्स को तैयार कर रहा हूँ. तो आफ्टर 2 सितंबर अगर उसको मैं अपलोड करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया. हमने BNSS के डिस्कशन को कंक्लूड कर लिया है, ठीक है. हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 कर लिया है एंड हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कर लिया है, ठीक है. आज हम लोग एक ही लेक्चर में आर्म्स एक्ट 1959 को भी कवर कर लेंगे. प्रीलिम्स में आपका सेक्शन 1 से लेके 12 तक पूछ रहा है, ठीक है. तो आइए इसको शुरू करते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आर्म्स एक्ट 1959, ठीक है. इट इज़ एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959. इसका एक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए. दिस लॉ इज़ इनैक्टेड ऑन 23 दिसंबर 1959. एंड जब हम लोग सेक्शन 1 को रेफ़र करते हैं तो सेक्शन 1 के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स कब किया गया था. तो अगर इसका आप क्लॉज 3 देखते हो तो यहाँ क्या लिखा है, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजीट अपॉइंट. तो यहाँ पे सच डेट में ये 2 लिखा है. आइए फुटनोट देखते हैं. तो ये हो गया आपका 1 अक्टूबर 1962, ठीक है. तो एक्ट नंबर हो गया आपका 54. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. इसका एक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए. कई बार एग्जाम में पूछा है एक्ट नंबर आर्म्स एक्ट का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज एक्ट नंबर 54, ठीक है. इनैक्टमेंट डेट क्या हो गई, 23 दिसंबर. आई एम सो सॉरी, ये प्रेसिडेंशियल असेंट हो गया आपका. हाँ, तो प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला था इसको, 23 दिसंबर 1959 को. एंड ये लॉ इन्फोर्स कब हुआ था, ये लॉ इन्फोर्स हुआ था 1 अक्टूबर 1962 को. अगर 1962 से आपको शायद एक लेजिस्लेशन और ध्यान आ रहा होगा जिसको इन्फोर्समेंट मिला था इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट वाज प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. राजस्थान में इस पर्टिकुलर एक्ट को इन्फोर्स किया गया था ऑन 1 जनवरी 1962, ठीक है. प्लस ये आपको 23 दिसंबर है. तो BNS एंड BSA जो आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला था, 25 दिसंबर. ये सारे डेट्स आपको पता होने चाहिए. आई नो बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा. एग्जाम में आपसे वो कोई भी सवाल कहीं से ही पूछ सकते हैं. एक्ट नंबर, प्रेसिडेंशियल असेंट, इनैक्टमेंट डेट क्या था, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. तो इट्स बेटर कि ये सारी चीज़ें आप याद रखें, ठीक है. तो आइए इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं एंड देन देयर आफ्टर विल स्टार्ट विद सेक्शन 1. प्रियम्बल स्टेट्स एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन. तो प्रियम्बल क्या कह रहा है, that the purpose of this legislation is to consolidate and amend the law relating to arms and ammunition, ठीक है. अब आपने क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड consolidate and amend पढ़ा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आर्म्स एक्ट जो है ये एक एग्जॉस्टिव लॉ है. जहाँ पे भी आप ये टर्म कंसोलिडेट पढ़ते हो, ठीक है, कंसोलिडेट एंड अमेंड, इसका मतलब ये होता है, कंसोलिडेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जितने भी प्रिवेलिंग लॉज हैं जो आर्म से डील करते हैं, जो गन से डील करते हैं, हम उसको एक साथ ला रहे हैं, हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं. और क्या लिखा है, अमेंड. अमेंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी प्रिवेलिंग लॉज हैं उनको हम अमेंड कर रहे हैं, उनको हम रिपील कर रहे हैं और एक लॉ को हम खाली इनैक्ट कर रहे हैं. तो आर्म्स एक्ट 1959 ने क्या किया, जितने भी प्रिवेलिंग आर्म्स लॉ थे, जितने भी प्रिवेलिंग गन से रिलेटेड लॉ थे, उसको हमने एक साथ लिया है, उसको हमने कंसोलिडेट कर दिया है. एंड जितने भी आपके लॉज इन फोर्स थे रिलेटेड टू आर्म्स और एम्यूनिशन और गन्स वगैरह जो भी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने अमेंड कर दिया. तो इसका प्रियम्बल क्या कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर लॉ एक्सक्लूसिवली सिर्फ आर्म्स और एम्यूनिशन से ही डील करता है, ठीक है. आइए इसको पढ़ते हैं. सेक्शन 1 में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है आपके पास. सेक्शन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है. नाउ सेक्शन 2 क्लॉज ए, ये इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा 2 क्लॉज ए को। पूछ सकता है आपसे कि एक्विजिशन कहाँ पे डिफाइंड है। आइए इसको पढ़ते हैं। एक्विजिशन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस इंक्लूड्स हायरिंग, बोरोइंग और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। अब यहाँ पर आप बहुत सारे टर्म्स देख रहे हो। सबसे पहले आपने देखा ग्रामेटिकल वेरिएशन, देन यू हैव सीन कॉग्निट एक्सप्रेशन एंड देन इंक्लूड्स। पहले इंक्लूड्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, एक्विजिशन का जो डेफिनेशन हमारे पास आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्म इंक्लूड्स यूज़ हुआ है। तो जब भी आप किसी डेफिनेशन क्लॉज में इंक्लूड्स टर्म देखते हो तो हम ये कहते हैं कि वो पर्टिकुलर डेफिनेशन इंक्लूसिव इन कैरेक्टर है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन कैरेक्टर। मतलब ये कुछ चीज़ों को इंक्लूड तो कर रहा है, लेकिन ये स्कोप ओपन किया है बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड करने के लिए। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्विजिशन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस इंक्लूड्स हायरिंग, बोरिंग और एक्सेप्टिंग एज ए गिफ्ट। मतलब कि एक्विजिशन में इंक्लूड किया गया है हायरिंग, बोरिंग और एक्सेप्टिंग एज ए गिफ्ट को। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये टर्म इंक्लूड्स यूज हुआ है एंड क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक्विजिशन किया जा सकता है हायरिंग, बोरोइंग और एक्सेप्टिंग एज ए गिफ्ट के अलावा भी कई सारे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र, फॉर एग्जाम्पल इलीगल ट्रांसफ़र, ठीक है, इलीगल पोजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर हाँ, यहां पे और भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक परचेजिंग। ठीक है, देखिए बेसिकली जिस भी डेफिनेशन में आप सिर्फ ये एक टर्म देखते हो इंक्लूड्स, इसका मतलब यही निकल के आता है कि वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है और यहाँ पे हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये डेफिनेशन जो एक्विजिशन की हमारे पास है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, तो यहाँ पर हायरिंग, बोरिंग और एक्सेप्टिंग एज ए गिफ्ट के अलावा भी हम कई सारे टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र, इलीगल पोजेशन, परचेजिंग। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आते हैं ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन के मतलब पे। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्विजिशन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन। अब ग्रामेटिकल वेरिएशन में क्या आ जाएगा कि मान लो एक्विजिशन के जो अदर ग्रामेटिकल वेरिएशन है, फॉर एग्जाम्पल एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायर्स। ठीक है, जितने भी ग्रामेटिकल वेरिएशन आपके एक्विजिशन के हैं और लाइक एक्वायरिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एक्विजिशन के अंदर कवर्ड होगी। आगे क्या है? कॉग्निट एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉग्निट एक्सप्रेशन? देखिए, कॉग्निट एक्सप्रेशन का मतलब होता है रिलेटेड फ्रेज। इसका मतलब होता है रिलेटेड फ्रेज और एक्सप्रेशन शेयरिंग द सेम ओरिजिन और लीगल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो टर्म सिनोनिमस होंगे टू द टर्म एक्विजिशन वो भी यहां पर इंक्लूडेड है। अब इसको हम लोग साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्विजिशन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन, मतलब कि जो टर्म एक्विजिशन उसकी ग्रामेटिकल वेरिएशन लाइक एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायरिंग एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस, मतलब कि ऐसे शब्द जो कि सिनोनिमस है टू एक्विजिशन, इंक्लूड्स हायरिंग, बोरिंग और एक्सेप्टिंग एज ए गिफ्ट। मतलब एक्विजिशन जो है ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो यहाँ पर हायरिंग, बोरिंग और एक्सेप्टिंग एज ए गिफ्ट एज एन एग्जाम्पल बताया गया कि ऐसे आप एक्वायर कर सकते हो, बट क्योंकि ये इंक्लूसिव है तो एक्विजिशन का जो तरीका है वो और भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ B, ammunition means ammunition for any firearm and includes rockets, bombs, grenades, shells and other missiles. Article designed for torpedo service and submarine mining। ये सब पढ़ लेना। ठीक है, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर ammunition डिफाइंड है। अब इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ammunition means ammunition for any firearm and includes। देखिए, ammunition का जो डेफिनेशन हमारे पास है ये एग्जॉस्टिव है। देखिए लिखा है ना, देखिए हाँ, जहां पे भी टर्म आप मीन्स पढ़ोगे, ठीक है, सिर्फ मीन्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो एग्जॉस्टिव है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन ऑफ एनी फायर आर्म। मतलब हमारे पास एम्यूनिशन की एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है जो यहाँ पर ये कह रहा है कि एम्यूनिशन सिर्फ वही चीज हो सकता है जिसको फायर आर्म में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे यूज हुआ एंड इंक्लूड्स। ठीक है,
एंड इंक्लूड्स का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि हमारा डेफिनेशन तो एग्जॉस्टिव है, मतलब कि एमिनेशन हम उसी चीज़ को बोलेंगे जिसको फायर आर्म से डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन हमने साथ में एक टर्म इंक्लूड्स भी ऐड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये बनता है कि इसमें फर्दर इलस्ट्रेशन ऐड हो सकते हैं, मतलब जो हमारे पास ये 7 कैटेगरीज दिए हुए एमिनेशन के, इनके अलावा भी और भी कैटेगरीज एमिनेशन के हो सकते हैं। समझ में आ गया? आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर एमिनेशन की डेफिनेशन है। एमिनेशन की डेफिनेशन जो है ये एग्जॉस्टिव है बिकॉज द टर्म मीन्स हैज बीन यूज्ड, लेकिन साथ में क्योंकि इंक्लूड्स यूज हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं इनके अलावा भी और भी कैटेगरीज हो सकती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में बता दिया कि एमिनेशन की जो कैटेगरीज हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसमें और भी हो सकता है। देखिए लास्ट में क्या लिखा है 7th में, सच इंग्रेडिएंट्स ऑफ एमिनेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजीट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक्विजिशन आपको समझ में आ गया, एमिनेशन आपको समझ में आ गया। अब सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ आर्म्स मीन्स, अब देखिए यहाँ पे खाली मीन्स यूज हुआ है, मतलब आर्म्स की डेफिनेशन जो हमारे पास आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर है वो एग्जॉस्टिव है। आइए इसको पढ़ते हैं। आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस एंड इंक्लूड्स फायर आर्म्स। देखिए आर्म्स की जो डेफिनेशन हमारे पास है ये एग्जॉस्टिव है, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसा कोई भी आर्टिकल, ठीक है, जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसको एज ए वेपन यूज किया जा सकता है या फिर उसको एज फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस यूज किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्म्स कोई भी ऐसी चीज है जिसको या तो एज वेपन्स यूज किया जा सकता है या फिर एज डिफेंस यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, आर्म्स और फायर आर्म्स, रुकिए, आर्म्स ये आपका आर्म्स हो गया, ठीक है, ये आपका आर्म्स हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर आपका आ जाएगा फायर आर्म्स। तो आर्म्स का मतलब ये मत समझना कि जो गन्स या फिर लाइक रॉकेट लॉन्चर ये सब चीज़ें होती है ना, ये सभी आर्म्स होते हैं। देखो ये आर्म्स तो होता है, लेकिन आर्म्स के अंदर ही फायर आर्म्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्म्स है ये जिनस है, ठीक है। आर्म्स इज द जिनस एंड फायर आर्म्स इज द स्पीशीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्म्स इज द जिनस एंड फायर आर्म्स इज द स्पीशीज, ठीक है। तो आर्म्स के ही डेफिनेशन के अंदर फायर आर्म्स भी कवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन आर्म्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जिसके अंदर से कोई एम्यूनिशन निकलता हो। इज दैट क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्पीयर है, तो स्पीयर भी आर्म्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कोई तलवार है, ठीक है, तो तलवार भी आर्म्स की कैटेगरी में ही आएगा। इज दैट क्लियर? लाइक मशीटी है कोई, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आर्म्स की कैटेगरी में। बट ये फायर आर्म्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इनमें से एम्यूनिशन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आर्म्स की कैटेगरी में ही फायर आर्म्स आएगा, ठीक है। मतलब फायर आर्म्स जो है वो आर्म्स के अंदर ही आता है, लेकिन आर्म्स एंड फायर आर्म्स दोनों आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है, दोनों का जो मतलब है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस, ठीक है। आर्म्स का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसको एज ए वेपन फॉर ऑफेंस यूज किया जा सके या फिर फॉर डिफेंस यूज किया जा सके, एंड इंक्लूड्स फायर आर्म्स, ठीक है। शार्प एज्ड एंड अदर डेडली वेपन्स एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल्स डिजाइन सोनली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूजेस। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बता रहा है, देखिए आर्म्स की डेफिनेशन अगेन हमारे पास एग्जॉस्टिव है कि नहीं? आर्म्स मीन्स यूज हुआ है, लेकिन आगे यूज हो गया इंक्लूड्स, मतलब यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी दे दी है, तो यहाँ पे फर्दर इलस्ट्रेशंस को ऐड किया जा सकता है। मतलब देखो आर्म्स की जो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ये कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसको डिजाइन किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ वेपन फॉर ऑफेंस या फिर वेपन फॉर डिफेंस, तो ये तो एग्जॉस्टिव है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टर्म इंक्लूड्स यूज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये कैटेगरीज हमारे पास लिखी हुई हैं इसके अलावा भी कुछ और इलस्ट्रेशंस और कैटेगरीज को इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है। इज दैट क्लियर? देखिए क्या क्या इंक्लूड हुआ है इसमें, फायर आर्म इंक्लूड हुआ है, शार्प एज्ड एंड अदर डेडली वेपन्स इसमें इंक्लूड हुआ है, ये सारे याद रखना, ठीक है। एग्जाम में आपसे 4 पॉइंट बना के पूछ देगा। एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, बट हाँ ठीक है, मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिस मशीन से आर्म्स को बनाया जाता है और उसके पार्ट्स वो भी आर्म्स के डेफिनेशन में कवर्ड है। आगे, बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल्स डिजाइन सोनली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज ए लाठी
or an ordinary walking stick, and weapons incapable of being used otherwise than as toys or of being converted into serviceable weapons. अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ठीक है? जो डेफिनेशन हमारे पास आर्म्स की है, अब इसमें ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स मेंशन्ड हैं जो कि आर्म्स के अंदर कवर्ड होंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या क्या चीज़ें आर्म्स में कवर्ड नहीं होंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये मेरे ख्याल से राजस्थान एपीओ 2025 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल डिजाइंड solely for domestic or agricultural use, ठीक है? अब इसके अंदर ये आपका आ जाएगा लाठी, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक, ठीक है? उसके बाद आपका सेकेंड कैटेगरी है वेपन्स इनकेपेबल of being used otherwise than as toys, ठीक है? और of being converted into serviceable weapons, ठीक है? तो दो कैटेगरी हमारे पास आ गई जो कि आर्म्स के अंदर कवर्ड नहीं है। आर्म्स के डेफिनेशन के अंदर हम कभी भी ऐसे आर्टिकल कवर नहीं करेंगे जिसको डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए बनाया गया है, या फिर हम किसी ऐसे टॉय वेपन को यूज़ नहीं करेंगे जिसको कि सर्विसेबल वेपन में कन्वर्ट नहीं किया सकता। फॉर एग्जांपल माउजर, आप जानते हो ना, बचपन में आप सबने माउजर से खेला होगा, जिसमें पीली कलर की छोटी सी गोली निकलती है, तो वो आर्म्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। वाई? क्योंकि उसको ना एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस यूज़ किया जा सकता है, ना एज ए वेपन ऑफ डिफेंस यूज़ किया सकता है। अगर किसी को डैमेज हो भी रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि आप उसके किसी सेंसिटिव पार्ट में उसे गोली मार दो और उसमें वहाँ पे थोड़ा डैमेज पहुँच जाए, बट इससे ना आप उसको नुकसान पहुँचा पा रहे हो, लाइक प्रॉपर नुकसान जो कि गन से पहुँचा सकते हैं, और ना ही आप इसका यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। इसीलिए इन दोनों कैटेगरीज को हमने एक्सक्लूड किया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि आर्म्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसको डिज़ाइन किया गया, जिसको अडाप्ट किया गया ऐसे तरीके से कि उसको एज ए वेपन यूज़ किया जा सके, या फिर एज फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस यूज़ किया जा सके, ठीक है? और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फायर आर्म्स, शार्प एज्ड वेपन्स, अदर डेडली वेपन्स, ठीक है, एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, ठीक है? बट इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? इट डज नॉट इंक्लूड सच आर्टिकल्स जिनको सिर्फ डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे कि लाठी हो गया, वॉकिंग स्टिक हो गया, ठीक है, और ऐसे वेपन्स जिनको कि सर्विसेबल वेपन में कन्वर्ट नहीं किया सकता और जो कि बेसिकली टॉय होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है आर्म्स का। तो पहला हमारा हो गया एक्विजिशन, देन हमारा हो गया एम्यूनिशन, एंड अब हमारा हो गया आर्म्स, ठीक है? ये जो सातों कैटेगरीज आप पढ़ रहे हो ना एम्यूनिशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में और कौन से पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर एम्यूनिशन डिफाइंड है, ठीक है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है? मैं आपको बताया था उसके अंदर क्या है। बेसिकली जब हम ये टर्म पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, तो इसका मतलब होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां पे पूछ सकता है आपसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है अंडर आर्म्स एक्ट 1959, तो आप क्या लिखोगे? कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है? पढ़ देते इसको। इन रिलेशन टू एनी एरिया फॉर विच अ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड means the commissioner of police thereof and includes any such deputy commissioner of police exercising jurisdiction over the whole or any part of such area as may be specified by the state government in this behalf in relation to such area or part. तो commissioner of police plus deputy commissioner of police. Is that clear? Next आते हैं firearms. Firearm means any means arms of any description designed or adapted to discharge a projectile or projectiles of any kind of the any kind by the action of any explosive or other forms of energy. अब यहां पर ये क्या बोल रहा है? देखिए, अगेन द डेफिनेशन ऑफ फायर आर्म्स जस्ट लाइक आर्म्स इज एग्जॉस्टिव, बट क्योंकि लास्ट में दोनों के ही इंक्लूड्स यूज हो गया है, इसका मतलब यहां पर ये है कि यहां पर फर्दर इलस्ट्रेशंस को ऐड किया जा सकता है। अगेन ये जो आपके पास चार यहां पे कैटेगरीज दी गई हैं फायर आर्म्स की, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इनके अलावा और भी कैटेगरीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है डेफिनेशन ऑफ फायर आर्म्स के अंदर। लेकिन
जब हम इसकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि फायर आर्म का मतलब ऐसा होता है कोई ऐसा आर्म, देखिए कोई ऐसा आर्म, ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया गया है, अडाप्ट किया गया है ताकि वो डिस्चार्ज कर सके एक प्रोजेक्टाइल को और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज ही यहां पर ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि जैसे मान लो ये गन है, अब बड़ी ही कार्टूनिश सी गन बनाई है मैंने, ठीक है, अब सपोज ये आपकी गन है, ठीक है, तो फायर आर्म के हिसाब से गन क्या होता है? फायर आर्म मतलब बेसिकली जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर है उसके हिसाब से फायर आर्म का मतलब क्या है? फायर आर्म का मतलब यहां पर ये है कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि डिस्चार्ज कर सके प्रोजेक्टाइल या फिर एनी प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड। प्रोजेक्टाइल का मतलब यहां पर क्या होता है? देखिए अगर आप एक बॉल हाथ से फेंकते हैं तो बॉल हमेशा ऐसे जाती है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छा बन गया। हाँ ग्रेविटी, एक सेकेंड, आई गेस वो कट करना बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, आपने यहाँ से बॉल फेंका, ठीक है, तो बॉल आप जब ऊपर फेंकते हो तो ये ऐसे ऐसे जाके फिर नीचे गिरता है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अगर आप मान लो गोली चलाते भी हो, मान लो ये गन है, इससे आपने गोली चलाई भी, तो गोली ऐसे तो जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ एरिया कवर करने के बाद वो फिर ऐसे होने लगती है क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट होती है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बॉल आपने फेंका तो जैसे ही आप जो एनर्जी यूज़ करते हो उसको फेंकने के लिए, ठीक है, जिस भी एनर्जी को आप यूज़ करते हो उसको फेंकने के लिए, तो उस एनर्जी को वो यूज़ करता है मोशन में आने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये गन है, तो गन के यहाँ से जब फायर किया गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, इसीलिए बहुत दूर तक स्ट्रेट जाता है, लेकिन फाइनली जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। एंड अगेन अगर आप गन से फायर करते हो तो एक ऐसा मोशन बनता है, अगर वो किसी को स्टक नहीं करे तो, किसी को लगे ना गोली, तो समझ में आ गया। तो अब अगर आप फायर आर्म की डेफिनेशन पढ़ो तो क्या समझ में आता है? फायर आर्म मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गन पाउडर भरा होता है, आपको पता होगा ना, यहाँ पे मैगजीन होता है और जो बुलेट्स होते हैं उनके अंदर गन पाउडर होता है, ठीक है। तो इस गन पाउडर से ना एक एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने के बाद क्या होता है, जो ये देखो ये इसके अंदर गन पाउडर होता है, ठीक है। अब ये जो गन पाउडर होता है जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसके एक्सप्लोड करने की वजह से ना गैसेस भर जाते हैं, ठीक है, फ्लेमेबल गैसेस। और ये जो फ्लेमेबल गैसेस होते हैं ये आगे वाले पार्ट को तोड़ देते हैं एंड देन इसको यहाँ से लाइक पुश कर देते हैं। अब देखो ऐसे गोली नहीं निकलती है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, गोली तो ऐसे यहाँ रहती है ऐसे डायरेक्शन में, ये ऊपर आती है, फिर यहाँ पे जब इसको लाइक ट्रिगर को आप पुल करते हो तो ये पीछे वाला पार्ट इग्नाइट हो जाता है, इग्नाइट होने के बाद आगे वाले पार्ट को ये छोड़ देता है एंड आगे वाला पार्ट आपका निकल जाता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो यहाँ पीछे से निकल जाता है, मतलब आपने मूवीज़ में देखा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्रकार की एनर्जीज भी यूज़ होती है, लाइक आपका केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होता है विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इट कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब जिसने साइंस पढ़ा होगा उसको भी शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होगा आप लोगों को साइंस पढ़े हुए, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या साइंस है इसके पीछे। तो अगेन अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा से समझ पाएंगे। क्या लिखा है? फायर आर्म्स क्या होता है? फायर आर्म्स बेसिकली ऐसे आर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनको डिज़ाइन या अडेप्ट किया होता है डिस्चार्ज करने के लिए एक प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड। अब यहाँ से डिस्चार्ज होता है और प्रोजेक्टाइल बन गया, समझ में आ गया आपको? ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर ये डिस्चार्ज करने के लिए आपको इस एनर्जी की आवश्यकता है, ठीक है। और ये कौन कौन सी एनर्जी होती है मैंने आपको बता दिया ना, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड देन देयर आफ्टर इट गेट्स कन्वर्टेड टू, आई एम सो सॉरी इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया है, इट इज थर्मल एनर्जी, ठीक है। Then the chemical potential energy converts to thermal energy and then the thermal energy gives rise to kinetic energy. समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। फायर आर्म्स मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इंक्लूड्स, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेना, नॉट वेरी रेलिवेंट।
आप ई ए पे आते हैं, ये भी आपका वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपका जो ये फायर आर्म्स का जो डेफिनेशन जिस क्लॉज के अंदर दिया ये आपको याद रखना है 2E के अंदर। तो अभी हमने 2A के अंदर क्या पढ़ा, एक्विजिशन, 2B के अंदर क्या पढ़ा, एम्यूनिशन, ठीक है। फिर 2C के अंदर हमने क्या पढ़ा, आर्म्स पढ़ा। 2D के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विच इंक्लूड्स कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। 2E के अंदर हमने फायर आर्म्स पढ़ा। नाउ EA इज नॉट इंपॉर्टेंट, F इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। F इज इंपॉर्टेंट। क्या ये, मजिस्ट्रेट मीन्स एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सेक्शन 20 के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन मिल जाएगी और सेक्शन 14 BNSS के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन मिल जाएगी। नाउ जी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मतलब डेफिनेशन का जो क्लॉज है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ये भी आपको आगे काम आएगा, सेक्शन 2 क्लॉज जी को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड को डिफाइन किया गया, ये आगे काम आएगा। H प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन मीन्स एनी एम्यूनेशन कंटेनिंग और डिजाइंड और अडेप्टेड टू कंटेन एनी नॉक्शियस लिक्विड। नॉक्शियस लिक्विड का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस, ठीक है, जहरीले लिक्विड्स, इनको हम कहते हैं नॉक्शियस लिक्विड। गैस or other such thing and includes rockets, bombs, grenades, shells, articles designed for torpedo service and submarine mining and such other articles as the central government may by notification in the official gazette specify to be prohibited ammunition। अब prohibited ammunition का मतलब यहाँ पर ये होता है ऐसा कोई भी ammunition जिसको एक्वायर करने के लिए, अगर आप उसको एक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, ठीक है। मतलब ये आगे हम लोग समझेंगे, आपको स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। लाइक एक मेयर लाइसेंस होल्डर बनके आप प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन को नहीं पोजेशन में रख सकते अपने, उनको नहीं एक्वायर कर सकते। इज दैट क्लियर? तो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन ऐसे एम्यूनिशन होते हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है इवन विद अ लाइसेंस एक्वायर करने से, लाइक जनरल लाइसेंस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहाफ में अगर लाइसेंस इशू करता है तो बात अलग है, लेकिन जो जनरली लाइसेंस किसी भी सिटीजन को इशू किया जा सकता है, ठीक है, उस लाइसेंस के अंदर आप किसी प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन को नहीं ले सकते, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन के अंदर कवर्ड होंगी, और भी चीज़ों को कवर किया जा सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसके अंदर प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करे। आगे प्रोहिबिटेड आर्म्स, वही सेम चीज़। Firearms so designed or adapted if pressure is applied to the trigger, missiles continue to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missiles is empty। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप कोई गन की ट्रिगर दबा रहे हो और उसमें लगातार लाइक ऑटोमेटिक राइफल्स जो है उनको कवर किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ऑटोमेटिक राइफल्स जो होती है जिसमें आप एक बार ट्रिगर दबा दो तो लगातार गोलियाँ निकलती रहती है। अच्छा, आप यहाँ पे टर्म मिसाइल्स पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो मिसाइल्स जो है अगेन वही चीज़, ये यहाँ पर जीनस हो गया और बुलेट जो है वो इसका स्पीशी हो गया, ठीक है। तो मिसाइल्स के अंदर आपका बुलेट भी कवर हो जाएगा और कोई भी ऐसी चीज़ कवर हो जाएगी जिसको एज एन ऑफेंस यूज़ किया जा सकता है थ्रू डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ गन। समझ में आ गया? सो फायर आर्म सो डिजाइंड और अडेप्टेड दैट इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द ट्रिगर, missiles continue to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missiles is empty। तो बेसिकली ऑटोमेटिक राइफल्स का जो लाइसेंस है वो हम आपको नहीं देंगे। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप लाइसेंस सिर्फ ऐसे गन का ले सकते हो जिसमें ऑटोमेटिकली गोलियां ना निकलती हो, जिसमें बार बार ट्रिगर को दबाना पड़े गोली निकालने के लिए। समझ में आ गया? आगे है वेपन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग। ऐसा कोई भी फायर आर्म जो कि अपने मजल से डिस्चार्ज करता हो कोई भी हार्मफुल गैस, हार्मफुल लिक्विड या फिर हार्मफुल मतलब भाई कोई भी हार्मफुल थिंग, ठीक है, तो वो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये छोड़ दो। जे पब्लिक सर्वेंट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। देखिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरप्रिटेशन बट बिकॉज ये हर बार कई सारे एग्जाम से पूछा गया है कि पब्लिक सर्वेंट जो है ये कहाँ पर डिफाइंड है और किस पर्टिकुलर सेक्शन और सब क्लॉज के अंदर या क्लॉज के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो सेक्शन 21 IPC इट डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट एंड सेक्शन 2 क्लॉज 28 BNS इट करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 21 IPC एंड इट अगेन डिफाइंस पब्लिक सर्वेंट। आगे देखते हैं, ट्रांसफर with its grammatical variations and cognate expression includes letting on hire, lending, giving and parting with possession, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक होता है सेल और एक होता है ट्रांसफ़र।
जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हम उसको कंसिडरेशन पे सेल करते हैं, मतलब हम उससे कुछ लेते हैं, लाइक पैसा लिया या कोई सर्विस लिया एंड देन उसके बाद उसको वो सामान दे दिया, तो इसे हम कहते हैं कंसिडरेशन पे, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो हमेशा इस सेलिंग जो होता है वो कंसिडरेशन पे होता है, मतलब हम सामने वाले बंदे से कुछ लेते हैं। जब ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन इंक्लूड्स लेटिंग ऑन, हायर, लेंडिंग, गिविंग एंड पार्टिंग विद पोजेशन, ठीक है। देखिए, लेटिंग ऑन हायर, लेंडिंग, गिविंग एंड पार्टिंग विद पोजेशन, जनरली जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से यही होता है कि सेल का मतलब होता है आपने बेचा और कुछ कंसिडरेशन लिया, और ट्रांसफर का मतलब होता है जहां पर आपने कोई चीज़ किसी को दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पर जो टर्म ट्रांसफर है, अगेन वही चीज़, ग्रामेटिकल वेरिएशन यानी ट्रांसफर्स, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर्ड, कॉग्निट एक्सप्रेशन मतलब कोई सिनोनिमस टर्म है जो ट्रांसफर से लाइक एकदम आइडेंटिकल हो, उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस ना हो। एंड इट इंक्लूड्स लेटिंग ऑन हायर, लेंडिंग, गिविंग एंड पार्टिंग विद पोजेशन, मतलब इसके अलावा भी ट्रांसफर के और भी कई सारे मतलब हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लॉज 2 छोड़ दीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लॉज 3 भी नहीं इंपॉर्टेंट है, और क्लॉज 4 भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, प्रीलिम्स में ना मेंस में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। एक बार मैं आपको बस बताता हूँ। एक्विजिशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एम्यूनिशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये पार्ट, नीचे वाला पार्ट अगर आप छोड़ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्म्स सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दिख रही है तो वो आर्म्स की है, वो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि आर्म्स क्या होता है, इसका पूरा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा आपको। प्लस यहाँ पर ये भी है कि इसमें जो टर्म्स यूज़ हुए हैं ना, उसको घुमा फिरा के वो आपसे एग्जाम में पूछ देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आर्म्स तो आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसका आपको ये क्लॉज पता होना चाहिए, और कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर इंक्लूडेड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फायर आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली द डेफिनेशन पार्ट, ये वाला पार्ट आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी अगर आप छोड़ दो तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है जी, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट के, जब हम उसको आगे पढ़ेंगे जाके बाकी प्रोविजंस को, सिर्फ वहाँ पे ये काम आएगा, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एच आपका इंपॉर्टेंट है, आई भी आपका इंपॉर्टेंट है, जे आपका इंपॉर्टेंट है। जे आपका डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपको पब्लिक सर्वेंट पता होना चाहिए कहाँ पे डिफाइंड है, कि आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो पार्ट्स है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब अब सेक्शन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 3, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। नो पर्सन shall acquire, have in his possession or carry any firearm or ammunition unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and the rules made thereunder। यहाँ पर क्या बोल रहा है सेक्शन 3, देखिए आप एक अगर ध्यान दोगे तो आपको टर्म पर्सन मिलेगा, ठीक है। अब पर्सन के अंदर आपका सिटीजन भी इंक्लूड हो जाएगा और आपकी कंपनीज वगैरह भी इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। जुरिस्टिक पर्सन्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है नो पर्सन शैल एक्वायर, मतलब आप इसको एक्वायर नहीं कर सकते, लॉ आपको प्रोहिबिट कर रहा है। हैव इन हिज पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनिशन, ना आप एक्वायर कर सकते हो, ना आप अपने पोजेशन में रख सकते हो, और ना ही आप किसी भी फायर आर्म और एम्यूनिशन को कैरी कर सकते हो जब तक कि आप इस बिहाफ में एक लाइसेंस ना होल्ड करो जिसको कि इशू किया गया है इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, दैट इज आर्म्स रूल 2016, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन मे विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनिशन इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस फॉर रिपेयर और फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर यूज बाय सच होल्डर। क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रोवाइजो है, इट इज़ एन एक्सेप्शन। जनरल रूल ये कहता है कि आप बिना लाइसेंस के किसी भी आर्म को एक्वायर नहीं कर सकते, अपने पोजीशन में रख सकते, और ना ही आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है और ये कहता है कि एक इंडिविजुअल भले ही उसके पास लाइसेंस नहीं है, भले उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो एक फायर आर्म या एम्यूनिशन को कैरी कर सकता है। कब? जब उस पर्टिकुलर पर्सन जो कि कैरी कर रहा है उसके सामने वो पर्सन प्रेजेंट है जिसके पास लाइसेंस है। उसके बाद और अंडर द रिटन अथॉरिटी, या फिर उसने रिटन अथॉरिटी के थ्रू उसको इंपावर किया है। आगे ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस फॉर रिपेयर और फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर यूज बाय सच होल्डर, मतलब कि इन पर्पसेस के लिए कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास लाइसेंस ना हो, वो भी आर्म्स या एम्यूनिशन को कैरी कर सकता है। कब कर सकता है? जब होल्डर उसको
रिटन अथॉरिटी में या फिर उसके प्रेजेंस में, ठीक है, रिपेयर करवाए अपने आर्म्स का, या फिर जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाए, या फिर और फॉर यूज बाय सच होल्डर। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मालिक है घर का, ठीक है, वो लाइक हंटिंग पे जाता है, ऐसे लाइक रैबिट वगैरह का हंटिंग करता है वो, तो वो क्या करता है ना, अपनी गन जो अपने सर्वेंट को पकड़ा देता है और कहता है इसको साथ में कैरी करते हुए चलो मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वेंट जो कैरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है गन को कैरी, ताकि जो उसका होल्डर है, गन का जो होल्डर है, दैट इज द ओनर, दैट इज द वन दैट इज द पर्सन हु होल्ड्स द लाइसेंस टुवर्ड्स दैट फायर आर्म, ठीक है, ताकि वो यूज़ कर सके, जो ओनर है ताकि वो यूज़ कर सके, इसलिए वो सर्वेंट कैरी कर रहा है गन को। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी। मतलब बेसिकली प्रोवाइजो यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास लाइसेंस नहीं है तब भी वो इन सिचुएशन में गन्स को कैरी कर सकता है। कब कैरी कर सकता है या फिर कब यूज़ कर सकता है, जब उस गन को जो ओनर है उसने दिया हो रिपेयर के पर्पज़ से, या फिर लाइसेंस के रिन्यूअल के पर्पज़ से, या फिर अपने ही यूज़ के लिए, लाइक उसको यूज़ खुद ही करना है, बस कैरी करने के लिए उसने किसी और पर्सन को दे दिया। इज दैट क्लियर? क्लॉज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। देखिए 3 तो आपको पता ही होना चाहिए, इसके सारे पार्टी आपको पता होना चाहिए, बट ये तो उतना इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं है। क्लॉज 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नो पर्सन other than a person referred to in subsection 3 shall acquire, have in his possession or carry at any time more than 2 firearm। तो ये ध्यान रखना कि एज पर द प्रिवेलिंग लॉ कोई भी इंडिविजुअल लाइसेंस होल्डर अपने पोजेशन में 2 से अधिक फायर आर्म नहीं रख सकता। अब इसका फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन मोर फायर आर्म्स देन 3 at the commencement of the Arms Amendment Act 1983 may retain with him any 3 of such firearms and shall deposit within 90 days from such commencement the remaining firearms with the officer in charge of the nearest police station or subject to the conditions prescribed for the purposes of subsection 1 of section 21 with a licensed dealer or where such person is a member of the armed forces of the union in a unit armory referred to in that subsection। क्या कह रहा है देखिए, बेसिकली 1983 के अमेंडमेंट से, देखिए एक्ट तो आपका 1959 में आया था, इसमें 1983 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और ये कह दिया गया कि अब कोई भी लाइसेंस होल्डर 3 से अधिक गन कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। और जैसे ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट फोर्स में आया, ये कह दिया गया कि अब विद इन 90 डेज अगर 3 से अधिक गन्स आपके पोजीशन में हैं तो उस गन को जाके आप क्या करोगे, आप या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, ठीक है, या फिर किसी लाइसेंस डीलर को, अगर सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 के अंदर उसको एम्पावर किया गया है। और अगर मान लो कोई आर्मी पर्सनल है, उसके पास 3 से अधिक फायर आर्म है, तो जो उसकी यूनिट आर्मरी है वहां पर जाके इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? 1983 अमेंडमेंट के वर्चू से एक इंसान जो एक लाइसेंस होल्डर है उसके ऊपर लिमिट लगा दिया गया कि वो 3 से अधिक फायर आर्म कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। और जैसे ही अमेंडमेंट फोर्स में आया, यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया कि अगर आपके पास 3 से अधिक फायर आर्म है आपके पोजेशन में, तो जितने भी रिमेनिंग फायर आर्म है आप उसको जाके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर किसी लाइसेंस डीलर के पास जाके जमा करवा दो। और अगर आप कोई आर्मी पर्सनल हो तो आपको क्या करना है, आपको जाके अपने यूनिट आर्मरी में उस पर्टिकुलर गन को जमा करवाना है। प्रोवाइजो को देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट सेकंड प्रोवाइजो, नाउ ये 3 किया गया था 1983 में, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर इसको अगेन रिड्यूस करके 2 कर दिया गया इन द थ्रू द 2019 अमेंडमेंट, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ पर कहा गया, आगे पढ़ते यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। मे रिटेन विद हिम एनी 2 ऑफ सच फायर आर्म्स एंड शेल डिपॉजिट within 1 year from such commencement the remaining firearm with the officer in charge of the nearest police station or subject to the condition prescribed। ये सब छोड़ दो, वही सेम चीज़ है। now where such a person is a member of the armed forces of the union in a unit armory referred to in that subsection, after which it shall be delicensed within 90 days from the date of expiry of aforesaid 1 year। क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 से अधिक लाइसेंस्ड फायर आर्म्स हैं, ठीक है, तो 2019 अमेंडमेंट ने क्या किया, जो ये 2 से अधिक वाले जो जितने भी आपके पास लाइसेंस फायर आर्म्स थे उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और बेसिकली यहाँ पर ये कहा कि अब कोई भी इंसान जो लाइसेंस होल्ड करता है वो सिर्फ 2 फायर आर्म्स कैरी कर सकता है। तो ये अमेंडमेंट याद रखिएगा 2019 में, 2019 का, ठीक है। आगे यहाँ पर ये कह रहा है, वही सेम चीज़ कह रहा है कि कहाँ पे जाके आपको डिपॉजिट करना है, बट यहाँ पे टाइम लिमिट चेंज कर दिया गया और ये कहा है कि विद इन 1 ईयर आपको जो भी रिमेनिंग आपके फायर आर्म्स है उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। और जब एक आर्मी पर्सनल जाके यूनिट आर्मरी में जो भी रिमेनिंग फायर आर्म्स उसके पास है, मतलब जितना लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको यूनिट आर्मरी में जाके जमा कर देगा। और यूनिट आर्मरी में विद इन 90 डेज फ्रॉम व्हेन, जब 1 साल का ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो 1 साल का आपको टाइम दिया गया है गन्स को डिपॉजिट करने के लिए, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद विद इन 90 डेज
जो भी आर्मी पर्सनल का जो एक्स्ट्रा फायर आर्म था उसको डी लाइसेंस कर दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोविजो देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वाइल ग्रांटिंग आर्म्स लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और एयरलूम बेसिस द लिमिट ऑफ 2 फायर आर्म्स शैल नॉट बी एक्सीडेड। मतलब अगर देखो फायर आर्म क्या है, इन दी एंड है तो प्रॉपर्टी ना, ठीक है। तो अगर लाइक कोई इंसान मर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी थी 2 फायर आर्म, तो जब वो मर रहा है तो मरने के बाद उसका जो फायर आर्म है वो किसके पास जाएगा? उसके एयरलूम्स के पास, ठीक है, और इनहेरिटेंस के थ्रू उनके तक चला जाएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एयरलूम के थ्रू या फिर अगर आप इनहेरिटेंस के थ्रू किसी फायर आर्म को एक्वायर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जो लाइसेंस वाली कैटेगरी है कि सिर्फ 2 फायर आर्म्स का लाइसेंस आप होल्ड कर सकते हो, वो अगेन अप्लाई होगा। मतलब ये नहीं कि मरने के बाद उसने 10 वेपन छोड़ दिए तो आप 10 वेपन एज लाइक इनहेरिटेंस अपने पास रख लोगे, नहीं, आप 2 ही रख सकते हो। अगर 10 छोड़े गए थे तो जो बाकी बचे 8 हैं वो आपको जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ द अबव प्रोवाइजोज, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया? सबसे पहले सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर हमने ये समझा कि कोई भी इंडिविजुअल बिना लाइसेंस के किसी भी गन को एक्वायर, पोजेस या कैरी नहीं करेगा। प्रोवाइजो यहाँ पर ये कहता है कि बिना लाइसेंस के भी एक इंडिविजुअल गन को पोजेस, कैरी, ठीक है, या एक्वायर कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा? जब होल्डर ऑफ द लाइसेंस वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड प्लस या तो उसको दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर रिन्यूअल, या फिर उसको दिया गया है कि तुम इसको संभाल के रखो, मुझे इसको यूज़ करना है, मेरे साथ चलो। समझ में आ गया? क्लॉज 2 जो है वो एक लिमिट लगा रहा है कि कितना फायर आर्म एक इंडिविजुअल कैरी कर सकता है। यहाँ पर ये बेसिकली ये कह रहा है अब 2019 अमेंडमेंट के बाद जो चीज़ हो गया है, जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है कि अब एक इंडिविजुअल 2 से अधिक फायर आर्म कैरी नहीं कर सकता। और 2019 अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास 2 से अधिक फायर आर्म था तो विद इन 1 ईयर उस फायर आर्म को आप जाके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास डिपॉजिट करो जो नियरेस्ट है, या फिर किसी लाइसेंस डीलर के पास जाके डिपॉजिट करो। और अगर आप आर्मी पर्सनल हो तो आपको क्या करना है? आपको उसको अपने यूनिट आर्मरी में जाके जमा करवाना है, जहाँ पर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर विद इन 90 डेज उसको डी लाइसेंस्ड कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये जितने लाइक टर्म दिए हुए ना, इन सबको ये सब आप ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा। क्लॉज 3, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 shall apply to any dealer in firearms or to any member of a rifle club or rifle association licensed or recognized by the central government using a .22 bore rifle or an air rifle for target practice। क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, ये एक सेविंग क्लॉज है, ठीक है। ये क्लॉज 2 को ओवरराइड नहीं कर रहा है, रैदर कुछ सिचुएशंस को ये सेव कर रहा है। ये याद रखना, नॉटविथस्टैंडिंग और नथिंग दोनों में एक डिफरेंस है। नॉटविथस्टैंडिंग कंप्लीटली अपोजिट होता है और उसको एकदम पूरा ओवरराइड करता है। नथिंग कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा, नथिंग हमेशा कुछ चीज़ों को सेव करेगा, बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसेक्शन 2 के अंदर कुछ भी दिया हो, क्या दिया है सबसेक्शन 2 के अंदर? कि आप 2 से अधिक लाइसेंस्ड फायर आर्म्स को कैरी नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कह रहा है हाँ, सबसेक्शन 3 कह रहा है नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी डीलर इन फायर आर्म्स और टू एनी मेंबर ऑफ ए राइफल क्लब। मतलब जो भी फायर आर्म्स के डीलर होते हैं, लाइक जो गन शॉप होता है, उन पे सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। प्लस किसी भी ऐसे मेंबर पे अप्लाई नहीं होगा जो कि राइफल क्लब को बिलोंग करता है या किसी राइफल एसोसिएशन को बिलोंग करता है, ठीक है, जिनको स्पेसिफिकली यहाँ पे लाइसेंस दिया गया या फिर रिकग्नाइज किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो कि .22 बोर राइफल यूज़ करते हैं या फिर कोई एयर राइफल यूज़ करते हैं फॉर टारगेट प्रैक्टिस। बेसिकली यहाँ पर किनको हमने एक्सक्लूड किया है? पहले तो आपके जो फायर आर्म सेलर्स होते हैं उनको एक्सक्लूड किया है, जो डीलर्स होते हैं, प्लस हमने उनको एक्सक्लूड किया है जो किसी राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उस राइफल क्लब और राइफल एसोसिएशन को लाइसेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिकग्नाइज किया हो, प्लस वो .22 बोर राइफल यूज़ करते हो या फिर एयर राइफल यूज़ करते हो, एंड स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फॉर टारगेट प्रैक्टिस ओनली। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ सेक्शन 4, license for acquisition and possession of arms of specified description in certain cases. If the central government is of opinion that having regard to the circumstances prevailing in any area, it is necessary or expedient in the public interest that the acquisition, possession or carrying of arms other than firearms should also be regulated. अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं कि वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक आर्म्स के लिए भी लाइसेंस प्रिस्क्राइब करने की आवश्यकता है।
जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ा था कि आर्म्स के कैटेगरी के अंदर ही फायर आर्म्स भी आता है। अब आर्म्स में शार्प एज्ड वेपन्स भी आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल स्पीयर, मशीटी, तलवार वगैरह, ठीक है। तो यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए, कुछ आर्म्स को भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है, तो वो क्या कर सकते हैं? इट मे by notification in the official gazette direct that this section shall apply to the area specified in the notification, and thereupon no person shall acquire, have in his possession or carry in that area arms of such class or description as may be specified in that notification unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and the rules made thereunder। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखिए, बेसिकली हमने ये समझा था कि फायर आर्म्स के अंदर ही, सॉरी, आर्म्स के अंदर ही फायर आर्म्स आता है, ठीक है। अब आर्म्स एक्ट 1959 ये तो कह रहा है कि फायर आर्म्स को रखने के लिए, अदर देन दोज फायर आर्म्स जहाँ पे मिसाइल्स जो हैं वो लगातार निकलते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। फायर आर्म्स को पोजेस करने के लिए, कैरी करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये सेक्शन 3 कह रहा है, ठीक है। लेकिन आर्म्स के रिगार्डिंग नहीं बोला है कि आर्म्स के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि सिचुएशन ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर आर्म्स के लिए भी लाइसेंस प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, तो वो ये कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आर्म्स के लिए भी कोई ऐसे आर्म जो कि स्पेसिफिकली लाइक फायर आर्म ना हो, ठीक है, लाइक जिसमें से गोलियां ना निकलती हो, लेकिन उसके लिए भी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। Is that clear? 5. License for manufacture, sale, etc. of arms and ammunition. No person shall use, manufacture, obtain, procure, sell, transfer, convert, repair, test or prove, or expose or offer for sale or transfer, or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof any firearm or any other arms of such class or description as may be prescribed। देखिए, जहां पे भी आप ये टर्म प्रिस्क्राइब पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि इसको प्रिस्क्राइब किया गया है थ्रू द रूल्स, क्योंकि हमने सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर पढ़ा था कि क्या प्रिस्क्राइब होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म्स रूल्स 2016 निकाला है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, ठीक है। तो जहां पे भी आप ये टर्म प्रिस्क्राइब पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये जिनको रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे ये कह रहा है एनी फायर आर्म और एनी अदर आर्म ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एनी एम्यूनेशन अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। तो यहां पर क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल ना यूज कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये सारी चीजें ऊपर वाली नहीं कर सकता, प्लस ना वो एक्सपोज कर सकता है, ना सेल के लिए ऑफर कर सकता है, until and unless he holds a license in this behalf। Clause 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, a person may, without holding a license in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition which he lawfully possesses for his own private use to another person who is entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this act or such other law from having in his possession such arms or ammunition। बेसिकली देखिए, क्लॉज 2 के अंदर जो टर्म्स यूज हुआ है वो हुआ है आर्म्स और एम्यूनिशन, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ भी दिया है, हमें से कोई मतलब नहीं है। एक इंडिविजुअल बिना लाइसेंस होल्ड किए भी सेल कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है। सेल का मतलब क्या हुआ? विद कंसिडरेशन, एंड ट्रांसफर का मतलब हुआ विदाउट कंसिडरेशन। सेल या ट्रांसफर कर सकता है कोई भी आर्म्स या एम्यूनेशन जो कि वो लॉफुली पोजेस करता है फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज टू अनदर पर्सन who is entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this act or such other law from having in his possession such arms or ammunition। मतलब कि आप किसी भी आर्म या किसी भी एम्यूनेशन को किसी को सेल या ट्रांसफर कर सकते हो जो आप लॉफुली पोजेस कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे आर्म्स के कैटेगरी के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, इंक्लूडिंग फायर आर्म्स, तो उसको भी आप सेल या ट्रांसफर कर सकते हो किसी ऐसे इंसान को जो कि उसको लॉफुली पोजेस कर सके। ये कह रहा है सबसेक्शन 2, ठीक है। देखिए, सबसेक्शन 1 एक जनरल रूल देता है कि आप ना यूज कर सकते हो, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो किसी भी फायर आर्म को या किसी भी आर्म को, ठीक है, किसी भी आर्म को या किसी भी फायर आर्म को जिसके लिए लाइसेंस प्रिस्क्राइब किया गया है। अब जैसे आर्म्स की बात आ गई तो सेक्शन 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है कि इस आर्म्स को पोजेस करने के लिए आप लाइसेंस रखो पहले, और फायर आर्म के रिगार्डिंग लाइसेंस तो पूरा आर्म्स एक्ट ही बताता है, ठीक है। अब ये तो वो सारी चीजें कवर हो गई, लेकिन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 को ओवरराइड कर रहा है और ये कह रहा है कि बिना लाइसेंस रखे भी
आप किसी को सेल या ट्रांसफर कर सकते हो कोई भी आर्म या एम्यूनेशन जो आप लॉफुली पोजेस कर रहे हो, ठीक है। यहां पे हम बात फायर आर्म की नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे बात आर्म्स की कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं लॉफुली पोजेस करने की, मतलब वो जो पर्टिकुलर आर्म भी आप अपने पास रख रहे हो ना, वो आप लॉफुली पोजेस करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई स्टोलन आर्टिकल है, समझ में आ गया आपको। ऐसा नहीं कि वो चोरी का सामान है, चोरी का कोई तलवार है या चोरी कोई मशीटी है, ठीक है। ये नहीं, चोरी का स्पीयर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉफुली पोजेस का मतलब ये है कि लॉ आपको अलाउ करता है उसको पोजेस करने के लिए, क्योंकि आपने लॉफुली उसको एक्वायर किया है, ठीक है। टू अनदर पर्सन हु इज इंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड टू हैव और इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट और सच अदर लॉ फ्रॉम हैविंग इन हिज पोजेशन सच आर्म्स और एम्यूनिशन, ठीक है। तो आप किसी भी आर्म्स या एम्यूनिशन को ट्रांसफर या सेल कर सकते हो किसी ऐसे इंडिविजुअल को जो खुद भी उसको लॉफुली पोजेस कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फायर आर्म और एम्यूनिशन के केस में क्या होगा अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। चलो देखिए, यहां पर जो ये टर्म यूज हुआ है ना, विदाउट एनी लाइसेंस, ये यूज हुआ है आर्म्स के लिए सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है ना, विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस इन दिस बिहाफ सेल और ट्रांसफर एनी आर्म्स और एम्यूनिशन। तो यहां पर ये सिर्फ आर्म्स के लिए यूज हुआ है, और ये भी, इसमें भी फायर आर्म्स नहीं आएगा, ठीक है, और एम्यूनिशन भी नहीं आएगा बिना लाइसेंस के। क्यों? अब इसका प्रोवाइजो पढ़ेंगे, वहां समझ में आ जाएगा। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट नो फायर आर्म और एम्यूनिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3 and no arms in respect of which a license is required under section 4 shall be so sold or transferred by any person unless। देखिए प्रोवाइजो यहां पर ये कह रहा है कि देखो, अगर आपको कोई आर्म बेचना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पीयर बेचना है जो आपके लॉफुली पोजेस कर रहे हो, तो वो आप बिना लाइसेंस के भी किसी को बेच सकते हो जो कि लॉफुली उसको एक्वायर कर सकता है। समझ में आ गया आपको? प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आप किसी फायर आर्म को बेच रहे हो या किसी एम्यूनिशन को बेच रहे हो जिसके लिए आपको सेक्शन 3 के अंदर लाइसेंस होल्ड करने की जरूरत है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे आर्म को बेच रहे हो जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रिस्क्राइब किया अंडर सेक्शन 4, तो आपको इन दोनों कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? ही हैज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विच इज द कमिश्नर ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। ही हैज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग jurisdiction और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ हिज इंटेंशन। देखिए, दो में से किसी एक को आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आप किसी भी ऐसे आर्म को बेच रहे हो जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4, या आप किसी भी ऐसे फायर आर्म या एम्यूनिशन को बेच रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3, तो पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा राइटिंग में, याद रखना, राइटिंग में, थ्रू टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ हिज इंटेंशन to sell or transfer such firearms, ammunition or other arms and the name and address of the person to whom he intends to sell or transfer such firearms, ammunition or other arms, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या तो ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा राइटिंग में, ठीक है। किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा? आपके इंटेंशन के बारे में, कि आप सेक्शन 3 के अंदर जो लाइसेंस आपके पास गन है, जो लाइसेंस फायर आर्म या फिर लाइसेंस एम्यूनिशन है, ठीक है, हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन है इसको बेचने का। प्लस अगर आपके पास सेक्शन 4 के अंदर कोई लाइसेंस्ड आर्म है उसको आप बेचना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, तो ये इंटेंशन आपको राइटिंग में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? साथ ही साथ आपको उस इंसान का नाम और एड्रेस भी देना पड़ेगा जिसको कि आप वो आर्म या फिर फायर आर्म या फिर एम्यूनिशन बेचना या ट्रांसफर करना चाहते हो। अब बी क्या कह रहा है? अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 45 days हैज एक्सपायर्ड आफ्टर गिविंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। जब आपने ये इन्फॉर्मेशन राइटिंग में दे दी अपने इंटेंशन की कि मुझे इस पर्टिकुलर आर्म्स, फायर आर्म्स या एम्यूनिशन को सेल करना है, ठीक है, तो आपको पहले 45 दिन रुकना पड़ेगा। 45 दिन में वो ऑफिसर इंचार्ज जो है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो इस रिगार्डिंग इंक्वायरी करेंगे, चेक करने के लिए कि जिसको आप बेच रहे हो क्या वो लॉफुली उसको खरीद सकता है कि नहीं। समझ में आ गया आपको? और जैसे ये 45 दिन का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आप लॉफुली उसको बेच सकते हो, अगर आपने इन दोनों कंडीशन से कंप्लाई कर लिया है तो। समझ में आ गया आपको? तो सेक्शन 5 समझ में आ गया कि आपको लाइसेंस चाहिए किसी भी फायर आर्म या किसी भी आर्म को यूज करने के लिए, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि बिना लाइसेंस के आप किसी आर्म को बेच सकते हो जो कि आप लॉफुली पोजेस कर रहे हो किसी ऐसे इंसान को जो कि उसको लॉफुली पोजेस कर सकता है। लेकिन ये जो सबसेक्शन 2 है ये फायर आर्म और एम्यूनिशन पे अप्लाई नहीं होता है। फायर आर्म और एम्यूनिशन पे प्रोवाइजो अप्लाई होता है। अगर आपको फायर आर्म या एम्यूनिशन को बेचना है तो आपको अपना इंटेंशन टू सेल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को राइटिंग में बताना पड़ेगा। प्लस आप जिस इंसान को बेच रहे हो उसका नाम और उसका एड्रेस आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिख के देना पड़ेगा। प्लस उसके बाद आपको 45 डेज वेट करना पड़ेगा जिसमें इंक्वायरी किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर लाइसेंस्ड आर्म
या सॉरी लाइसेंस आर्म, फायर आर्म या फिर एम्यूनेशन को एक्वायर कर सकता है कि नहीं। समझ में आ गया। 6, लाइसेंस फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स इनटू फायर आर्म्स। इमिटेशन फायर आर्म का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा फायर आर्म जैसा दिखता हो लेकिन फायर आर्म हो ना, मतलब जिसे आप डिस्चार्ज ना कर सको, एक प्रोजेक्टाइल ना बना सको, ठीक है, वो खाली फायर आर्म जैसे दिखता हो। नाउ नो पर्सन शैल शॉर्टन द बैरल ऑफ ए फायर आर्म और convert an imitation firearm into a firearm or convert from any category of firearms mentioned in the Arms Rules 2016 into any category of firearms। मतलब बेसिकली अगर आपको किसी इमिटेशन फायरआर्म को एक रियल फायरआर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए एज मेंशन्ड इन आर्म्स रूल 2016, ठीक है। आगे, अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब बेसिकली यही है, आर्म्स रूल्स 2016 हो गया और आपका आर्म्स एक्ट 1959 हो गया, ठीक है। इससे कंप्लाई करने के बाद ही आप किसी इमिटेशन फायर आर्म को रियल फायर आर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इमिटेशन फायर आर्म मीन्स एनीथिंग which has the appearance of being a firearm whether it is capable of discharging any shot, bullet or other missile or not। Section 7, prohibition of acquisition of possession or of manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition no person shall, सॉरी आगे पढ़ते हैं, no person shall, ठीक है, acquire, have in his possession or carry or use, manufacture, sell, transfer, convert, repair, test or prove or expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or prove any prohibited arms or prohibited ammunition unless he has been specially authorized by the central government in this behalf। बेसिकली आप किसी प्रोहिबिटेड आर्म या प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन को सेल या एक्वायर या जो भी ऊपर दिया हुआ है वो नहीं कर सकते जब तक कि आपको स्पेशली ऑथोराइज ना किया गया हो इस बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 8, प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। नो पर्सन शेल ऑब्लिटरेट, मतलब कि ऑब्लिटरेट मतलब होता है पूरा लाइक नाश करना, ठीक है, लाइक पूरी तरह से उसको खत्म कर देना। रिमूव, ऑल्टर और फोर्ज एनी नेम, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन ऑन ए फायर आर्म और एम्यूनेशन। देखिए हर फायर आर्म का अपना एक नंबर होता है, एम्यूनेशन के ऊपर भी कुछ नंबर्स होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि वो किस पर्टिकुलर गन से चला है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी ये नंबर होते हैं इसको ना आप ऑब्लिटरेट करोगे, मतलब इसको ख़त्म नहीं करोगे, ना ही आप इसको रिमूव करोगे, ना ही ऑल्टर करोगे, मतलब कुछ चेंजेस नहीं करोगे, और ना ही आप कोई नेम उसमें फोर्ज करोगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, अदर देन द आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टैम्प्ड ऑन द फायर आर्म और एम्यूनेशन। समझ में आ गया। मतलब बेसिकली सेक्शन 8 से सेक्शन 1 ये कह रहा है कि जो भी उस पर इमिटेशन, जो भी उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क के नंबर लिखा होता है उससे आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। सब सेक्शन 1 ये कहता है किसी भी फायर आर्म या एम्यूनेशन के ऊपर अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क के नंबर है उससे आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। क्लॉज 2, नो पर्सन शैल सेल or transfer any firearm which does not bear the name of the maker, manufacturer's number or other identification mark stamped or otherwise shown thereon in a manner approved by the सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली सबसेक्शन 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किसी भी ऐसे फायर आर्म या एम्यूनेशन को सेल भी नहीं कर सकते या ट्रांसफर भी नहीं कर सकते जिसके ऊपर मेकर का नाम ना हो, मैन्युफैक्चर नंबर ना हो या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क ना हो। समझ में आ गया। सबसेक्शन 3, whenever any person has in his possession any firearm without such name, number or other identification mark or on which such name, number or other identification mark has been obliterated, removed, altered or forged, it shall be presumed unless the contrary is proved that he has obliterated, removed, altered or forged that name, number or other identification mark। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी फायर आर्म और एम्यूनेशन के ऊपर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क था और उससे कोई भी छेड़छाड़ किया गया है और वो पर्टिकुलर छेड़छाड़ किया हुआ फायर आर्म या एम्यूनेशन आपके पोजीशन में मिलता है तो हम यही मान के चलेंगे, यही यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन है, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो पर्टिकुलर छेड़छाड़ आपने ही किया है। देखिए जब भी शैल प्रिज्यूम होता है ना तो ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, ये हमने बीएसए के अंदर पढ़ा है, ठीक है, कि शैल प्रिज्यूम जहाँ पे भी यूज़ होगा ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, मतलब कि इसको आप रिबट कर सकते हो एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन शैल प्रिज्यूम से ये हो जाता है कि बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऑब्लिटरेट, फोर्ज्ड या फिर ऑब्लिटरेट, ऑल्टर्ड या फोर्ज वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये छेड़छाड़ नहीं की है। प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू अ पर्सन हु हैज इन हिज पोजेशन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट any firearm without such name, number or either other identification mark stamped or otherwise shown thereon, the provision of this subsection shall not take effect until after the expiration of 1 year from such commencement। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है, प्रोवाइजो इसका ये कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी ऐसा फायर आर्म था 1959 से पहले जिसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है या कोई स्टैम्प नहीं है, ठीक है,
तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है इसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं लगेगा 1 साल तक। मतलब 1 साल के अंदर आप या तो उस गन को डिस्ट्रॉय कर दो या तो उसको जाके किसी लॉफुल अथॉरिटी के पास डिस्पोज ऑफ कर दो। ठीक है। सेक्शन 9, prohibition of acquisition or possession by or of sale or transfer to young persons and certain other persons of firearms etc. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this act, most important section, section 9, ठीक है, no person who has not completed the age of 21 years, 21 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो फायर आर्म्स या फिर एम्यूनेशन के लिए लाइसेंस पोजेस नहीं कर सकते। 2, who has been sentenced on conviction of any offense involving violence or moral turpitude to imprisonment for any term at any time during a period of 5 years after the expiration of the sentence। अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसमें वायलेंस या फिर मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व था, ठीक है, ठीक है, और आप कन्विक्ट हो गए, तो कन्विक्ट होने के बाद जब आपकी इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगी उसके 5 साल बाद तक आप गन किसी भी आर्म, फायर आर्म या एम्यूनेशन के लिए लाइसेंस प्रोक्योर नहीं कर सकते। 3rd, who has been ordered to execute under Chapter 8 of the Code of Criminal Procedure 1973 a bond for keeping the peace or for good behavior. This basically relates to Section 125 to 129 of BNSS. I don't know the provision for CRPC, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना। तो 125 से लेके 129 को रेफर कर रहा है, जहाँ पे आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, थोड़े टाइम पहले पढ़ाया था आपको। अगर आप BNSS के लेक्चर को रेफर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि किसी इंडिविजुअल से गुड बिहेवियर, ठीक है, और पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड में उसको एंटर करवाया जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ लेना उसी में। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, दिस इज चैप्टर 9 इन BNSS, ठीक है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसको किसी बॉन्ड या बेल बॉन्ड के अंदर एंटर कराया गया है अंडर सेक्शन 125 टू 129, वो जब तक ये बॉन्ड फोर्स में रहेगा तब तक किसी भी आर्म्स सेक्शन 4 के अंदर, फायर आर्म्स और एम्यूनेशन सेक्शन 3 के अंदर लाइसेंस प्रोक्योर नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेक्शन, अच्छा ये आगे है, शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन। ठीक है, आगे, नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन टू और कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन फॉर एनी अदर पर्सन whom he knows or has reason to believe to be prohibited under clause A from acquiring, have in his possession or carrying any firearm or ammunition। देखो यहाँ पर ये बेसिकली कह रहा है कि आप किसी को भी फायर आर्म नहीं बेचोगे जो कि क्लॉज ए के अंदर प्रोहिबिटेड है, मतलब वो 21 साल से कम का है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि वो 21 साल से कम का है तो आप उसको मत बेचो। अब यहाँ पे B और C क्यों नहीं इंक्लूडेड है? बिकॉज देखो, आप किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि ये बंदा जेल होके आया है, और ना ही आप ये बता सकते हो देख के कि इसको किसी बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर कराया गया, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल को देख के ये तो पता लगा सकते हो ना कि इसकी उम्र कम है कि नहीं? तो इसीलिए खाली ए को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अगर बी और सी भी इंक्लूड हो जाता ना तो ये पर्टिकुलर पर्सन जो कि सेल करता उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को तो आप देख के पहचान सकते हो, लेकिन बी और सी की कैटेगरी के जो पर्सन है उनको देख के आप नहीं पहचान सकते। आगे, टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ सच सेल और ट्रांसफर और सच कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ। ठीक है, मतलब अगर मान लो पर्टिकुलर पर्सन अनसाउंड है एट द टाइम व्हेन ही वाज अबाउट टू परचेज द वेपन, ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे लाइक आप उसको वो पर्टिकुलर वेपन नहीं दोगे, मतलब दैट फायर आर्म उसको आप नहीं दोगे। ठीक है, ओके, क्लॉज 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, a person who has attained the prescribed age limit may use under prescribed conditions such firearms as may be prescribed in the course of his training in the use of such firearms। अब क्या कह रहा है क्लॉज 2? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, ये बहुत आसान है। देखो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 क्लॉज ए 1 के अंदर हमने 21 ईयर्स की एज प्रिस्क्राइब कर दी है लाइसेंस को पोजेस करने के लिए। ठीक है, अब सपोज अगर किसी ने 21 साल की उम्र को क्रॉस नहीं किया है, बट स्टिल हम उसको कुछ फायर आर्म्स यूज करने देंगे। यहां पर क्या कह रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 अ पर्सन हु हैज अटेन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट मतलब क्या? एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्म्स रूल्स 2016 और वाया नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहां पे भी आप प्रिस्क्राइब टर्म पढ़ रहे हो उसका मतलब यही है। ठीक है, तो अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, मतलब अगर आर्म्स रूल्स 2016 के अंदर कोई प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है, कोई एज लिमिट बता दी गई है, मे यूज अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन, मतलब मान लो कह दिया गया हो कि आप फायर आर्म को यूज कर सकते हो किसी सुपरवाइजर के सुपरविजन में, सच फायर आर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ सच फायर आर्म। देखिए अगर ये प्रोवाइजर नहीं होता
तो 21 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो लाइक बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर क्लॉज ए है, सब क्लॉज ए है, वो क्या कह रहा है कि 21 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा लाइसेंस नहीं पोसेस कर सकता, फायर आर्म को यूज़ नहीं कर सकता। अब अगर ये प्रोवाइजो नहीं होता तो उन बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती, जिनको लाइक आप स्पोर्ट्स वगैरह में भेजना चाहते हो? इसीलिए क्लॉज 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आर्म्स रूल ने एक पर्टिकुलर एज लिमिट प्रिस्क्राइब करके रखी है कि हाँ ठीक है, इन बच्चों को कुछ पर्टिकुलर फायर आर्म यूज़ करने दो फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए, ठीक है। प्रोवाइड दैट डिफरेंट एज लिमिट्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर आर्म, ठीक है। डिफरेंट एज लिमिट आर्म्स रूल्स 2016 के थ्रू डिफरेंट फायर आर्म्स के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। 21 साल से कम उम्र के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन 10 लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा। नो पर्सन शैल ब्रिंग इन टू और टेक आउट ऑफ India by sea, land or air any arms or ammunition unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and the rules made thereunder। मतलब बेसिकली आप import या export नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के, provided that a person who is entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have or is not prohibited by this act or such other law from having in his possession any arms or ammunition may without a license in this behalf bring into or take out of India such arms or ammunition in reasonable quantities for his own प्राइवेट यूज़। जो हम यहाँ पे प्राइवेट यूज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है मान लो कोई स्पोर्टिंग इवेंट है तो उसके लिए अपना उसको आर्म्स या फायर आर्म लेके जाना है तो वो ले जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बी अ पर्सन अ बोनाफाइड टूरिस्ट belonging to any such country as the central government may by notification in the official gazette specify who is not prohibited by the laws of that country from having in his possession any arms or ammunition may without a license under this section but in accordance with such condition as may prescribed bring with him into India arms and ammunition in reasonable quantities for use by him for purposes only of sport and for no other purpose, ठीक है। बी में ये कह रहा है कि अगर कोई फॉरेन नेशनलिस्ट है, ठीक है, वो इंडिया में आर्म्स या एम्यूनिशन कैरी कर सकता है उतनी क्वांटिटी में जितना कि गवर्नमेंट इस रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब करे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए आर्म्स या एम्यूनिशन को कैरी कर सकता है अगर वो किसी स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन For purposes of clause B of this proviso, the word tourist means a person who, not being a citizen of India, visits India for a period not exceeding 6 months with no other object than recreation, sightseeing or participation in a representative capacity in meetings convened by the central government or in international conferences, association or other bodies. Not very relevant. Clause 2. Notwithstanding anything contained in the proviso to subsection 1 where the Commissioner of Customs or any other officer empowered by the central government in this behalf has any doubt as to the applicability of clause A or clause B of that proviso to any person who claims that such clause is applicable to him or as to the reasonableness of the quantities of arms or ammunition in the possession of any person referred to in such clause or as to the use to which such arms or ammunition may be put by such person may detain the arms or ammunition in the possession of such person until he receives the orders of the central government in relation thereto। क्लॉज 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कस्टम ऑफिसर है अगर उसको लगता है कि जो क्लॉज ए और क्लॉज बी की कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर, तो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर अगर उसके पोजेशन में कोई भी एमिनेशन या फायर आर्म या आर्म है तो उसको वो फोरफिट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और तब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको ऑर्डर ना मिल जाए। समझ में आ गया? इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं, बस ये याद रखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में कब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। जनरली अलाउड नहीं है विदाउट लाइसेंस, लेकिन क्लॉज ए एंड बी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। थर्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन टेकन फ्रॉम one part of India to another by sea or air or across any intervening territory not forming part of India are taken out of and brought into India within the meaning of this section। मतलब देखो बेसिकली ये आपका इंडिया का मैप है, बहुत बेकार मैप है, वेट, ये भी वैसे बेकार ही बनेगा बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जो भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है बेसिकली यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर बाय सी और एयर और अक्रॉस एनी इंटरवीनिंग टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया आर टेकन आउट ऑफ एंड ब्रॉट इनटू इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब बेसिकली सेक्शन 10 के अंदर ये भी कवर होगा कि मान लो अगर आप यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू करते हो और आप यहाँ से जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइक बांग्लादेश पड़ जाता है, फिर बांग्लादेश को क्रॉस करके फिर आप यहाँ पे आके किसी आर्म या एम्यूनिशन को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसके ऊपर भी सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई होगा। This will also be covered under import and export. Is that clear? 11. Power to prohibit import or export of arms, etc.
The central government may, by notification in the official gazette, prohibit the bringing into or taking out of India arms or ammunition of such classes and description as may be specified in the notification. सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं कि किस आर्म या फायर आर्म को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? सेक्शन 12. Power to restrict or prohibit transport of arms. The central government may, by notification in the official gazette, direct that no person shall transport over India or any part thereof arms or ammunition of such classes and description as may be specified in the notification, unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provision of this act and the rules made thereunder, or prohibit such transport altogether. Arms or ammunition transshipped at a seaport or an airport in India are transported within the meaning of this section. These are not very relevant. ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एनी आर्म्स, फायर आर्म्स और एम्यूनिशन. ठीक है, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10, बट इसकी खाली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं. 2-3 बार इस प्रोविजन को रीड करना, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं विद रिगार्ड टू टूरिस्ट. ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 9 पे. तो सेक्शन 9 में आपका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए. पहला क्या है? 21 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई कन्विक्शन हुआ है तो कन्विक्शन के बाद जो इम्प्रिजनमेंट आपको मिला है, इम्प्रिजनमेंट खत्म होने के 5 साल तक आप किसी भी गन को कैरी, पोजेस या एक्वायर नहीं कर सकते, जो भी है वॉट एवर. ठीक है, और क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर चैप्टर 9 BNSS के अंदर आपको किसी बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया गया है तो उस टेन्योर में आप उस टेन्योर में भी मतलब नहीं एक्वायर कर सकते. ठीक है, ठीक है. आगे क्या है? 8 में आपको बता रहा हूँ प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बी. हाँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही आपसे पूछेगा, इसके अंदर तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे. 7 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो. ठीक है, 6 पे आते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. ठीक है, स्पेसिफिकली दिस पार्ट मतलब प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेन से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो क्लॉज 2 ध्यान रखना. आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे दे देंगे कि कोई जा रहा था लाइसेंस होल्डर, फिर उसने अपने सर्वेंट को गन दे दिया, अब उसका सर्वेंट जो है वो गन कैरी कर रहा है तो ये तो इलीगल हुआ है. ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के आपको दे देगा, तो आपको सेक्शन 5 क्लॉज 2 को रेफर करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा. ठीक है, सेक्शन 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना. 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. अब देखिए, मेरे को पता है ये पूरा कवर नहीं हुआ है अभी हमने खाली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की है. मेंस के लिए मैं 2 सितंबर के बाद जो भी इसके रिमेनिंग लेक्चर्स उनको कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, सो हो गया हमारा फिर आर्म्स एक्ट 1959 भी कंप्लीट. नेक्स्ट मैं सोच रहा पोक्सो कर लेते हैं, बहुत छोटा है पोक्सो, तो मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट लेगा, तो पोक्सो कवर कर लेते हैं नेक्स्ट. ठीक है, फिर उसके बाद कोई मेजर लॉ करेंगे, BSA कर लेंगे, एकदम लास्ट में हम लोग BNS कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. I'll meet you in the next lecture.